रामलीला मैदान की रैली में गरजे पीएम मोदी ने कहा, गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे पहले थे बंद, अब खुले हैं। पीएम के अराजकता वाले बयान पर आपका जवाब। योगेंद्र यादव ने कहा, महात्मा गांधी रखते थे दार्शनिक अराजकता पर विश्वास। दिल्ली की रैली में काले धन पर बोले अमित शाह, कहा काला धन वापस लाना बहुत ही जटिल विषय। मुंबई में मेट्रो का सफर हुआ महंगा। मुंबई में मेट्रो की नई दरें रात से लागू। किराया बढ़ने से मेट्रो के यात्री नाराज। रेलवे का मोबाइल ऐप लॉन्च। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुंबई में सुविधायुक्त ऐप किया लॉन्च। राइट, वेलकम टू द इनसाइड स्टोरी। माय नेम इज राजीव के बजाज, दरजार के भी, और आप देख रहे हैं मुझको लेमन न्यूज पर। जी हाँ, यू वाचिंग मी ऑन लेमन न्यूज, एंड टुनाइट वी गोना टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने दिल्ली में रैली करी, जहां पर उन्होंने अराजकता का आरोप लगाया। किस पर? अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जी के खुद के ही शब्द थे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोहराए। लेकिन आज वो बतौर प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता की हैसियत से बोल रहे थे। वरिष्ठतम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल लाल कृष्ण आडवाणी जी कहीं दिखते नहीं। सवाल यह है, और यह सवाल आप सब लोगों से है, क्या आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वोट गैदरिंग मशीन ज्यादा बन गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ यही लग रहा है कि उनका सबसे बड़ा काम सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग चुनाव में जिताया जाए। सबसे पहले प्रदीप जी मेरे साथ में ही हैं, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार विद अस ऑफ कोर्स, एंड वील बी डिस्कसिंग what exactly is happening as far as the BJP is concerned. दूसरी चीज यहां पर यह है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबसे दिलचस्प बात जो ये है कि क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ गई है, इसलिए वो पूरी स्पेस जो है, बिकॉज पॉलिटिक्स लाइक नेचर abhors a vacuum, it cannot tolerate a vacuum. The Aam Aadmi Party in Delhi at least has moved into that vacuum or that space vacated by the Congress, as a result of which is the Aam Aadmi Party the new BJP? And is the BJP the new Congress? यानी वो कांग्रेस जो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेकर के आती थी और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के रूप में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी ऑपोजिशन के रूप में बीजेपी हुआ करती थी। क्या आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी वो पुरानी कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी वो पुरानी भारतीय जनता पार्टी? आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें। प्लीज डू सेंड इन योर ईमेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com, या फिर आप एसएमएस करें। आप लेमन न्यूज टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आप अपने एसएमएस भेजें ऑन 56767 आई टेल यू व्हाट, लेट्स टेक अ लुक एट अ बिट ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के भाषण के कुछ अंश सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान जी से। कांग्रेस की शायद प्रियंका चतुर्वेदी जी भी होंगी हमारे साथ थोड़ी देर के बाद। उसके बाद आम आदमी पार्टी के अन्य लोगों से भी बात करेंगे। एनएससीएल स्कैम के बारे में तो हम बात करेंगे ही, सीकेपी स्कैम के बारे में भी बात करेंगे, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी बात करेंगे कि आज तक इन सभी स्कैम्स में कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी गुजरात गए और गुजरात में जाकर के उन्होंने अपील करी कि आप महाराष्ट्र में निवेश करिए, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे 2 महीने पहले, उस विषय में आज तक कुछ क्यों नहीं हुआ है? आज तक उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया है? इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर फर्स्ट लेट्स लुक एट द प्राइम मिनिस्टर। दे सकते हैं क्या?
गाड़ी बना चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकते हैं क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हुए कि मैं एनार्किस्ट हूं, ऐसा केजरीवाल जी ने कहा, एनार्की में बिलीव करता हूं, ऐसा केजरीवाल जी ने कहा, तो क्यों ना वो जा करके नक्सलवादियों के साथ मिल जाएं। प्रदीप जी आप बताएं, इस प्रकार का वक्तव्य प्रधानमंत्री की ओर से आपको लगता नहीं कि आई थिंक द बीजेपी परहैप्स इज अंडर प्रेशर बाय टॉकिंग इन दिस मैनर? बिकॉज आज तक जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अन्य ऐसे लोगों के बारे में नरेंद्र मोदी जी बात करते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, वहां तक तो ठीक था। आज अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कहना वेरी क्लियरली, द बीजेपी हैज आल्सो आइडेंटिफाइड द आम आदमी पार्टी एज देयर मेन राइवल इन दिल्ली। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी इज द मेन राइवल। और यहां पर यह सुनने वाली बात है और सोचने वाली बात है। और मैं अपने दर्शकों के सामने एक बार फिर बता रहा हूं कि आज की तारीख में अगर मान लीजिए अनर्थ हो गया और आम आदमी पार्टी असल में जीत गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा बड़ी त्रासदी, इससे ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी और कोई नहीं होगी। इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द बीजेपी। आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। द बीजेपी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट इन ऑल लाइकलीहुड इन दिल्ली, बट in case they don't, it will be huge for the Aam Aadmi Party but terrible for the BJP. Pradeep. Sir, exactly. आप देखो कि as you said, Aam Aadmi Party seems to be the only person who's responding to Modi, who's talking before, who talked before the rally took place, who talked after the rally took place. और जो उन्होंने कहा, it is worth knowing and understanding what they meant. जो केजरीवाल ने फॉलो अप में कहा कि हमने जो ब्रीफ कार्यकाल में बहुत सारी चीज की है, नरेंद्र मोदी आफ्टर बिकमिंग मेजॉरिटी करने के बाद भी वो चीज कर नहीं पाए। In 8 months, 8 महीनों में। यस, 8 महीनों में इनके ब्रीफ, केजरीवाल का ब्रीफ कार्यकाल में Pradeep, power. one second. I must stop you right there. I'm so sorry. I must stop you right there. But at the moment with us, we have our old friend Mr. Tushar Gandhi. तुषार गांधी जी नमस्कार। तुषार गांधी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। तुषार गांधी जी नमस्कार, राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं, इनसाइड स्टोरी। हाँ नमस्कार राजीव जी। हाउ आर यू सर? वेरी फाइन। आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला ही कहेंगे, अटैक किया, नाम लेकर के अटैक किया कि भाई जो लोग कहते थे, नहीं अरविंद केजरीवाल का शायद नाम नहीं लिया उन्होंने, ये कहा कि भाई वो कहते हैं कि मैं अराजकता में बिलीव करता हूं, यानी एनार्किस्ट हूं, एनार्की में बिलीव करता हूं, व्हाई डजंट ही गो एंड जॉइन द नक्सलाइट्स? डोंट यू थिंक perhaps now the BJP is under a bit of pressure after 8 months of so-called governance? Don't you think now the BJP is finding it difficult to repeat the same old slogans again? Tushar? I don't think they are morally as upright to ever admit that they have failed. Right. उनको तो वो तो बेशर्मी से यही कहेंगे तो हमने तो बहुत बढ़िया काम किया है जी, और बढ़िया काम तो किया ही है। गोडसे के मंदिर बनवाएंगे जी, तो गोडसे के मंदिर बनवाएंगे, घर वापसी करवाएंगे, मुसलमानों को हिंदू बनवाएंगे। ये सारी एसेंशियल अच्छे दिन के लिए यही सब तो चाहिए जी। लेकिन जहां तक दिल्ली का प्रश्न है,
आज आम आदमी पार्टी seems to be the only party that has moved into the vacuum left by the Congress. लग ऐसा रहा है दिल्ली में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो लिहाजा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीतना, कि अगर दिल्ली में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है, then what happens? तुषार? Then it is the answer that these people are refusing to acknowledge that the people are disillusioned. But And the people are disillusioned. right? How do you say that? Could you explain that a bit? How निराशा तो are the है ही। people disillusioned? How? निराशा तो है ही। क्या देखिए, घर वापसी और गोडसे के मंदिरों के सिवा उन्होंने अचीव क्या, उपलब्धि कौन सी एक दिखा सकते हैं? वो जो उन्होंने प्रोमिसेस दिए थे उनमें से कौन सी एक उपलब्धि दिखा देते हैं तो शायद लोगों को ये लगे कि अच्छा चलो कुछ काम अच्छा किया है। ये तो अच्छा है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम हुए तो पेट्रोल का दाम घटा के दिखा सके। टमाटर का दाम तो नहीं घट रहा जी, भिंडी का दाम तो नहीं घट रहा जी। और अभी तो दर्शकों की जानकारी के लिए प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं, कांदे के दाम भी बढ़ गए हैं अभी तो। हर चीज का बढ़ा हुआ जी। है, कहाँ कुछ घटा है ये। Right, but the only thing is that message of hope. I'll tell you what, the way I look at it, and I'm sure Pradeep will agree with me. Pradeep is here in the studio with us. That message of hope which was there before Narendra Modi came to power, there was a lot of optimism with regard to the BJP that these guys, this time they're going to come over here and they are really and truly going to, transform the country into this huge economic giant, which we have always wanted to be. It's like the Chinese dragon versus the Indian elephant. The Indian elephant was supposed to be this very lethargic, very slow-moving, huge, humongous piece of unmanageable junk. But today, we all thought that Narendra Modi would actually be able to galvanize this country into really doing something. Now, has he been able to do that, Tushar? You tell me. I don't see any signs of that happening except for glitz and glamour and Right. showbiz. Glitz, और, glamour and देखिए, showbiz. अगर वास्तविकता की बात करनी है तो बापू ने जब हिंदुस्तान की गरीबी देखी थी जी, तो उन्होंने अपने गर्दन से कपड़े उतार कर एक धोती पहन के जिंदगी काटी थी। जा, लेकिन बिल्कुल अभी दुरुस्त बात। महात्मा मंदिर में जो उन्होंने बापू की प्रतिमा लगाई है जी, उसकी तो उन्होंने धोती भी उतार दी है। right. I tell you what, Tushar, यही है गरीब की हालत। just stay on the line with us. We also have Mr. Bhagwant Mann of the Aam Aadmi Party, Honorable Member of Parliament at the moment with us. Let's ask him, how does he react to the anarchist comment all over again? Bhagwant Mann जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आरके भी बोल रहा हूँ, राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी ऑन 11 न्यूज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अभी लाइन पर आए। जनाब, आप ये बताएं, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर तुषार गांधी जी भी हैं, महात्मा गांधी जी के परपोते तुषार गांधी, वो भी लाइन पर हैं, वो भी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि भाई जिस प्रकार आज नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधा साधा आरोप लगाया, सीधा साधा अटैक किया एनार्किस्ट कमेंट को लेकर के, कि भाई अगर वो एनार्किस्ट हैं तो वो नक्सलवादी बन जाएं। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? मैं इसको इस प्रकार देखता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी शायद प्रेशर में है थोड़ा बहुत। जनाब बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े प्रेशर में। शायद कि आप काट दीजिए, आप यकीन करें इस बात पे जी कि ऐसा कमेंट करना, अक्सर कहा जाता है कि मोदी जी किसी के बारे में पर्सनल नहीं बोलते, लेकिन आज उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कही रैली में जो बिल्कुल पर्सनल थी, लेकिन हम उसका जवाब भी नहीं देना चाहते। हम तो विकास की बातें करते हैं, हम तो बिजली, पानी की, एजुकेशन की, रोजगार की, महंगाई की बातों पर हम लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा कि अभी ये कह रहे हैं कि इसी रामलीला ग्राउंड की स्टेज पर वो कह रहे हैं कि जो धरने देना जानते हैं वो धरने देते रहें, हम राज करना जानते हैं, हमें राज करने दो। तो उनको शायद भूल गया कि जब अन्ना जी का आंदोलन इसी ग्राउंड पे चल रहा था तो यही बीजेपी कह रही थी कि अगर धरनों से कुछ नहीं होता, आके इलेक्शन लड़ो। पहले हमें इलेक्शन लड़ने के लिए प्रोवोक कर रहे थे, अब कहते हैं इलेक्शन ना लड़ो, सिर्फ धरने दो। तो ये इनकी अंदर का जो डर है वो सामने आ रहा है। लेकिन और जैसा कि तुषार जी बोल रहे थे कि ये शो बिज है, बहुत अच्छा शो था। मैं तो ये कहता था, एक दिन मुझे बीजेपी के कुछ एमपी मिले तो सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में,
मैंने कहा जी मेरा और मोदी जी का तो बिल्कुल उल्टा काम हो गया। कहते कैसे? मैंने कहा पहले मैं विदेशों में शो करता था जी, मोदी जी पार्लियामेंट में रहते थे, जी। अब मैं पार्लियामेंट में रहता हूँ, मोदी जी विदेशों में शो करते हैं। तुषार, can you heard that? Tushar, did you hear that? Yes. Yeah, do you agree with what Bhagwant Mann is saying? Bhagwant Mann जी Absolutely. कहते हैं कि पहले मैं विदेशों में शो करता था और यहाँ पर पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में मोदी जी हुआ करते थे। चलिए, मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं थे, विधानसभा में थे, विधानसभा में। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, हर एक कोई मानता है। आप उनकी बात से क्या सहमत हैं? बताएं। बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। पर एक मैं बधाई दूंगा कि आखिर में उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। जी, चाहे पार्लियामेंट में ना तोड़ा हो, लेकिन रामलीला मैदान में जाके कुछ बोले तो सही। कुछ बोले तो सही। अब भगवंत मान जी, आप सांसद हैं, आप ये बताएं कि जो अभी अभी जैसे तुषार गांधी जी ने कहा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने जाकर के अपना मौन व्रत तोड़ा। आज तक पिछले इतने महीनों से लोग प्रेशर डाल रहे थे मोदी जी के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि भाई घर वापसी पे, ये जो लव जिहाद है उस पे, धर्मांतरण पे, इन सब चीजों को लेकर के जो आज आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत वो बनाना चाहते हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द काफी भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके बारे में आज तक वो कुछ नहीं कह रहे। भगवंत मान जी, आप बताएं। देखिए, एक तरफ तो मोदी जी साइंटिस्टों को संबोधन कर रहे हैं जी, और एक तरफ हमारे मंगलयान की तरफ हमारे रॉकेट चले हुए हैं जी, और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन की बातें चल रही हैं। जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सदी की तरफ हम जा रहे जी। हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात बोली थी जी, कि अल्लाह वालो, राम वालो, जी, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, जी। एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, जी। हर रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। जी, तो ये धर्म क्या बात है धर्म जनाब, के क्या मुद्दे बात पर है, क्या 4-4 बात, घंटे माशाल्लाह। इधर जरा दोबारा एक बार फिर भगवंत मान जी, जो अभी अभी आपने कहा, आई एम सो सॉरी, आपका संसद में जो भाषण था वो मैंने मिस किया, मैं चाहूंगा आप इसको एक बार फिर जरा दोहराएं प्लीज। ये संसद के रिकॉर्ड में भी है, जब धर्म परिवर्तन पर डिबेट चल रही थी, जब जी। ये जरा हमारी दोबारा पार्टी बोलें, की बारी प्लीज। तरफ से जी। मैं बोल रहा था, जी। तो मैंने ये कहा था कि अल्लाह वालो, राम वालो, जी, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, जी, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, हर रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। हर रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा। तुषार, you heard that? Did you hear that? Yes, absolutely. Isn't that wonderful? Fantastic. I mean, this It is, is really it is. wonderful. What do you have to say to Yes. that, Tushar? No, it is. It echoes the dilemma that the people of India face, where they are confused by what is the agenda and whether the rulers have hear their plea or not. Right. कहने का मतलब And ये when हुआ, जब मोदी जी ये कहते हैं जी, कि आंदोलन करने वालों को आंदोलन करने दो, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आंदोलन तो गोडसे की मूर्ति लगवाने के लिए भी चल रहा है, तो जी। क्या आप उनको भी ये कह रहे हैं कि काम चलते रहो, आप करते रहो जो आपको बिल्कुल करना है? बिल्कुल, ये सही बात है। जी। हमने पार्लियामेंट में इस बात पे हंगामा हुआ कि वो जो साक्षी महाराज थे, उन्होंने कहा कि नथुराम गोडसे ने जो अच्छा काम किया है, जी, तो ये क्या ये देशभक्ति है हमारे मतलब देश की? ये देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, और उन्होंने मूर्ति बनाकर रखी हुई है अपने ऑफिस में, जी। और ऑफिस में लगा रखी है नथुराम गोडसे की मूर्ति। तो ये क्या सबका साथ सबका विकास ये है? जी, जी, मतलब घर वापसी की बातें, पहले मोदी जी की घर वापसी कर लो विदेशों से। जी। मैंने लेकिन- पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा बीजेपी वालों, काला धन विदेशों से बाद में ले आना, पहले विदेशों से मोदी जी को ले आओ। लेकिन भगवंत मान जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज तक मोदी जी ने, चलिए आपकी ही पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, आदरणीय प्रशांत भूषण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको याद होगा, जी, किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? सम्माननीय रविशंकर प्रसाद जी को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि भाई, ये मंत्री बनने के बाद भी किसी बहुत बड़े औद्योगिक समूह से इनको अब तक कुछ पगार मिल रही है। सम था 84 लाख रुपए महीना, 84 लाख रुपीस पर मंथ उनको मिल रहा था। उस पर भी मोदी जी ने कोई कमेंट नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी ने पता नहीं क्या कुछ बोला, उसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा। लव जिहाद के बारे में बोला। साक्षी महाराज जी ने कहा कि भाई नथुराम गोडसे भी देशभक्त था, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला। जो साध्वी जी जो हैं, जो अभी भी मंत्री हैं, जिनको सिक्योरिटी भी मिल गई है, उन्होंने रामजादे और बाकी जो कुछ उन्होंने कहा, उसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कमेंट कर लेते हैं, तो इनके ऊपर कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे?
भगवंत मान जी, देखिए, हम पर्सनल जो कमेंट है उन पर यकीन नहीं रखते। जी। राजनीति एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए राजनीति नहीं है। हम जो राजनीति करनी, लोगों की राजनीति है। हम दिल्ली को वाईफाई करने की, हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलने की, हम जी। दिल्ली में बिजली के रेट कम करने की, जी। हम दिल्ली में पानी की सप्लाई जी है वो लोगों को मुहैया करवाने की बातें कर रहे हैं। जी। अगर मोदी साहब ये कह रहे हैं कि आंदोलन, बीजेपी ने कभी ना आंदोलन किया है ना ही राज किया है। जी। किस दिन राज किया मुझे बताओ। जी, दुरुस्त बात है। तुषार, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बिकॉज एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, जहां तक कि मोदी जी का प्रश्न है, कांग्रेस को लेकर के वो बार बार ना जाने क्या कुछ बोलते थे जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। आपको याद होगा जब वो कोची टस्कर्स की टीम को लेकर के बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, तो मोदी जी का खुद का कमेंट मुझे याद है, उन्होंने अपनी एक इलेक्शन स्पीच में कहा था कि भाइयों और बहनों, आपको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कभी आपने सुनी है? ऐसा उन्होंने कहा था। मेरा हिमाचल में कहा था, हिमाचल में। जी भगवंत मान जी, थैंक यू सो मच। आपको याद है कि ऐसा उन्होंने हिमाचल में कहा, लेकिन हिमाचल में कहा था। जी। अब तुषार गांधी जी, आप ये बताएं कि वो इन सब चीजों से घबराते नहीं हैं कमेंट करने पे, लेकिन अपने ही लोग जो उनके इतना कुछ बोल रहे हैं, जो मतलब एक तो सांसद हैं और 2 मंत्रिमंडल में हैं, उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहे। तुषार गांधी जी, आप बताएं। नहीं, ये अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं, नहीं है, वो लगाना नहीं चाहते, ये सच्चाई है। ये सारे जो एजेंडा है वो उनके सर्टिफाइड और उनके ही बनाए गए हुए एजेंडा है, और वो चलाने के लिए उन्होंने अपनी सुपारियां दे के रखी है, और वो क्यों फिर उनको क्यों वो टिका उनकी क्यों करेंगे? लेकिन तुषार उनको तो बधाई भगवंत मान देंगे, जी, शायद कैबिनेट का में एक्सपेंशन में उनको सीनियरिटी दे देंगे। जी। तुषार गांधी जी, आपने तो ये कहा ही। भगवंत मान जी, आपसे पूछता हूं, आप दिल्ली में हैं, आप सांसद हैं, आपको कॉरिडोर ऑफ पावर में अब तक तो मालूम पड़ गया होगा पिछले 7-8 महीने में कि दिल्ली किस प्रकार चलती है। अब आप आउटसाइडर नहीं हैं, साफ तौर पे। कोई आदमी संसद में जाता है, उसको 15 दिन में मालूम पड़ जाता है कि यहां पर कौन क्या कर रहा है, एक एक चीज मालूम पड़ जाती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि संसद के कॉरिडोर्स में क्या हवा चल रही है, जो कि हिंदुत्ववादी शक्तियां या सैफरन शक्तियां, उनको हिंदुत्ववादी कहना मेरी समझ में बिल्कुल ठीक नहीं है, ये फंडामेंटलिस्ट शक्तियां जो हैं, क्या इनको असल में एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है? जान करके इनको कहा जा रहा है कि बेटा जो कुछ करना है करो, हम कुछ खास नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना है कि बहुत ज्यादा मत करना, जितना कर सकते हो करो, और इतना मत करना कि हमें बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाए। भगवंत मान, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। पूरा 1 महीना सेशन चला है जी। और मेरे ख्याल में कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन किसी न किसी बीजेपी के साध्वी ने, किसी स्वामी ने या किसी बीजेपी के एमपी ने माफी ना मांगी हो कल रात वाले बयान पर, कि कल रात इन्होंने ये कहा है, अखबार में आ जाया है। तो विपक्ष में होने के, मैं विपक्ष में बैठता हूं, तो हम इस बात पे हमें बहुत दुख हुआ कि वो रामजादे वाली बात आई, फिर वो नथुराम गोडसे को देशभक्त कहने वाली बात आई, उस पर सभा अडजर्न भी हुई, और मैंने तो ये भी कहा था, मैंने कहा जी महोदय 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है जी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से चल रही है संसद, एक माफी आवर भी शुरू कर लो। माफी में एक माफी आवर भी शुरू कर लो, अपॉलॉजी आवर। सबसे शुरू में आते ही पहले माफी मांग लें वो बीजेपी वाले जो कल रात इन्होंने गलत बयान दिए थे, वो शब्द अपने वापस ले लें। मैंने तो हमारे बुजुर्गों से सुना था कि तीर निकला कमान से और बात निकली जुबान से, कभी वापस नहीं आती। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा प्रावधान है कि अगर जुबान से बात निकली है तो वापस ले लो उसको। लेकिन भगवंत मान जी, आप पंजाब से हैं, कुछ पंजाबी में बोलूं आपको, अगर आपको एतराज ना हो? क्या? हाँ जी बोलिए। भगवंत मान जी, आप पंजाब से हो जी, पंजाबी में आपसे कुछ कहूं मैं, अगर आपको एतराज ना हो? जी बोलिए। गल जड़ी होंदी ना, तुसी क्या बात जो है, गल जड़ी होंदी ना, गल मूंह जड़ी गल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ हाँ जी, गल कहंदी है तू मैनू मूंहों कढ़, मैं तेनू पिंडों कढ़नी आ। मैं तेनू शहरों कढ़दी हां। बिल्कुल जी, ते इन्हां नू शहरों ते पिंडों कदों कढ़ रहे हो तुसी, ए दसो? दिल्ली चों कढ़ रहे हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फरवरी ਚ। आपको लगता है ऐसा असल में होगा? सर
जी। 1 महीने के बाद दोबारा इंटरव्यू करेंगे जी। और जिस दिन काउंटिंग हुई मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको फोन जरूर दूंगा। और आज की इनकी फ्रस्ट्रेशन पता चलती है। मोदी साहब जब बोल रहे थे 20,000 से ज्यादा वो जुटा नहीं पाए, भीड़ 1 लाख का वादा किया था, तो दिल्ली ने फैसला कर लिया 49 डेज को 5 इयर्स में बदलेंगे। 49 डेज को 5 इयर्स में बदलेंगे। लेकिन यहां पर भगवंत मान जी, तुषार, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, जस्ट 1 सेकेंड। भगवंत मान जी, आपके खिलाफ जो एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, सबसे बड़ा, उसके अलावा तो कुछ और खास है नहीं, कि 49 दिनों की सरकार आपकी चली, लोगों में बहुत उम्मीदें थीं, पूरे हिंदुस्तान की टिकटकी आपके ऊपर लगी हुई थी, और आप लोगों ने बगैर सोचे समझे इस्तीफा दे दिया। आप ये बताएं कि लोग आपको दोबारा ट्रस्ट क्यों करें, क्यों विश्वास करें आप पर दोबारा? देखिए, इस्तीफा देने की जो बात है जी उसमें ये है कि इन्होंने पब्लिसिटी इस बात की कर दी, भगौड़ा। जी भगौड़ा कौन है? बीजेपी के पास 32 एमएलए थे, सबसे पहले तो वो भागे थे ना सरकार ना बनाने से। जी अब उसके बाद जन लोकपाल पे हमारी पार्टी बनी है, जन जी। लोकपाल पे मुद्दे से हमारी पार्टी निकली है। अगर जन लोकपाल को छोड़ देते जी। तो यही मीडिया कहता कुर्सी से चिपक गए केजरीवाल, भूल गए जन लोकपाल। जी तो अगर मुद्दों की राजनीति करनी है तो भाई साहब 49 दिन क्या, 1 दिन में भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये जी। पहले होता था ऐसा, एक रेल दुर्घटना होती थी उसमें क्या रेल मंत्री का कोई हाथ नहीं होता था, लेकिन अपनी अंदर की बात सुन के रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। जी, लाल बहादुर आजकल शास्त्री इस्तीफा जी ने- सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर के बाद शास्त्री जी ने ऐसा किया। जी हाँ। ऑर्डर देना पड़ा कोर्ट को कि इस्तीफा दे दे। जी। बस बहुत हो गया। शास्त्री जी ने ऐसा किया, और उसके बाद अगर माधवराव सिंधिया ने भी नीतियों- किया। जी हाँ। अगर हम जिम्मेवारियां निभाने से भागते तो ये कहते, लेकिन अगर ये विधानसभा में ये कह रहे हैं, जन लोकपाल का बिल जिस दिन पेश हुआ दिल्ली की विधानसभा में, जी। अब आवाजें आ रही थी हम 40 हैं, 32 वो 8 कांग्रेस, जी। हम 40 हैं, अब 40 हैं। अब जब अली बाबा वाले 40 इकट्ठे हो गए तो उसमें जी। क्या कर सकते हैं हम? दुरुस्त बात है। लेकिन यहां पर अब भगवंत मान जी, आपसे आखिरी सवाल, एंड आफ्टर दैट तुषार, आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अराजकता की बात नहीं की। भगवंत मान जी, आप हैं हमारे साथ? इज मिस्टर मान देयर प्लीज, और हैव वी लॉस्ट हिम? आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। तुषार, आर यू देयर? Yeah, I'm here. राइट। तुषार, जहां तक एनार्किस्ट का प्रश्न है वहां तक तो चलो मानते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद जो नरेंद्र मोदी ने कहा, आई थिंक दैट शोड अ बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ही सेड, एंड वेरी स्पेसिफिकली, वील प्ले दैट बाइट अगेन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड कि वो नक्सलवादियों में जाकर के शामिल हो जाएं अगर वो एनार्किस्ट हैं। I think that shows a bit of frustration, right? I mean, I think he went slightly off over here, Tushar. Yeah, it shows that he has lost the plot, and he now just wants to throw mud at his opponents, just because he cannot, boast of any achievements of his own. And Right. I'd like to go back to something that you said about, their making statements which would disrupt Parliament. I think that is also a part of their strategy, so that at the end of 5 years they'll say that the opposition was so irresponsible, they didn't allow us the Parliament to function. What could we do? Right, they didn't allow Parliament to And so function. every time the session is on, they start making comments, inflammatory comments, which they know will result in the Lok Sabha being disrupted. Right. And so then they can claim that ये तो हमको काम ही नहीं करने देते. कहने का मतलब ये हुआ कि, and the other thing, कहने का मतलब ये हुआ कि जान करके कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी से भी दिलवा दीजिए, और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं हुआ इसलिए हमें इतने ऑर्डिनेंसेस लाने पड़े, लाइक द लैंड एक्विजिशन बिल, लाइक ऑल दोज अदर बिल्स, लाइक द लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस. And the land acquisition bill, let us warn the country. Yes. It disenfranchises all the poor farmers, because now they don't have a say over what will happen to their lands. They can be made landless laborers by just a stroke of a pen. Right. They can be made landless laborers, their land can be taken over, and just about everything that they have can be taken over. एक पल में जमीन के मालिक में से मजदूर बना देने का ऑर्डिनेंस है वो. जी. But very unfortunately, the kind of reaction that ought to be coming from the country is not coming as yet. Is it because all of our country is now so tuned to this new culture of television, instant gratification,
consumerist culture, where the labor unions, and the other thing, of course, is the labor laws. The labor laws, they've been made so weak, that as a result of which, where earlier you used to have labor unions out on the street protesting against what's happened, today nothing of that sort is happening. Tushar. It has been, the labor unions have been tarnished and compromised. And of course, what do you expect from people who have come to power on the benevolence of industrialists and moneybags? Right. But they're under pressure. Don't you think now, Tushar, it shows a bit of pressure? Because I didn't see the Modi of old over here. I did not see the Narendra Modi that we saw 7 months ago or even 3 months ago. I think he's under a bit of pressure. What do you think? हाँ, बस अभी वो ताज की चमक उतर रही है और अंदर के कांटे चुभ रहे हैं. Right. Tushar, thank you so much for talking to us. Thank you very much. We thank Mr. Bhagwant Mann also. Thank you so much, Tushar. Great pleasure Thank you. talking to you. Thank you so much. I tell you what, we will show you what Mr. Narendra Modi had to say. We'll show it to you again. लेकिन उसके पहले प्रदीप जी, आपने भगवंत मान जी को भी सुना, तुषार गांधी को भी सुना, और भगवंत मान जी ने जो कहा, मतलब शहीदों के तिरंगे को बदनाम मत करो. मतलब I think nothing could be more telling than that. Pradeep. Exactly. Both Tushar ji as well as Bhagwant Mann has told very things. He was more lively, but Tushar ji ने बापू के बारे में बोला कि बापू क्या करते थे, how he was concerned by the poorest of poor, and that is what we've been discussing. बापू का the most important thing whether the country is going in the right direction was the face of the most poorest of poor. जो गरीब से गरीब आदमी के चेहरे पर अगर स्माइल हो, अगर उनके रहन सहन में कुछ चेंज आया हो, that was the greatest indicator. But that is what I mean. We seem to have forgotten. People have seemed to have forgotten. And जो आपने दूसरा मुद्दा उठाया लेबर, where there's no business, आज के तारीख में बिजनेस ही हम लोग कर नहीं पा रहे, तो लेबर है क्या? आप चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस देखो. I was with Air India earlier. There was union then. There are union now also, but totally muted. है ही नहीं. जब धंधा ही नहीं, जब losses कर रहे हैं, और एयरलाइन, रियल एस्टेट, जो भी सेक्टर आप देखोगे, But I tell you what, Pradeep, is a matter of survival for them. At the time that you were there in Air India, let me tell you, at that time, nobody would have allowed the merger of Air India and Indian Airlines to take place in this manner. The unions would have been out in the street, the minister would have been held accountable, the management of Air India would have been held accountable, but that did not happen. And that did not happen because at the moment, unions have been emasculated, they have been completely and totally destroyed, their power destroyed, and everything else. They have become totally agents of management because That's there is right. nothing happening. Either you close down or survival ही business government policies. And as you said, Modi government, nothing, I mean, nothing to be. When केजरीवाल जो आज उठाया कि मैंने अपने कार्यकाल में इतने दिन में ये सब किए, तो लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि पिछले 8 महीने में क्या हुआ? क्या हुआ? Right, we'll talk about that when we come back after a break. We'll talk about that when we come back after a break. And after the break, we will also listen to what Mr. Modi had to say. Because I really want to listen to that again. जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अरविंद केजरीवाल के बारे में, I really and truly want to hear it again. But that's after the break. Don't go away. दहाड़े सरकारी बैंकों की हो रही है लूट. बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं ये कॉर्पोरेट लोन माफिया. बैंकों को लूट लूट कर लाखों करोड़ों का कर दिया एनपीए. आखिर कौन कौन शामिल है इस लूट में? हम करेंगे इनका पर्दाफाश. कॉर्पोरेट लोन माफिया देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ लेमन न्यूज पर. Global advertisers scaling new heights in outdoor media.
Right, welcome back, welcome back. You're watching me, that is Rajiv K. Bajaj, on Inside Story. On Lemon News, that's right, the only channel which gives you the real issues as they are. Inside Story on Lemon News. अभी हम लोगों ने सुना नरेंद्र मोदी जी को, एक बार फिर सुनते हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को इस किस्म की चीज बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मुझे ये लग रहा था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझको ये लग रहा था, मैं आप लोगों की राय मैं जानना चाह रहा हूं, अपने दर्शकों की राय मैं जानना चाह रहा हूं। मेरे जहन में ये बात थी कि नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में 7.5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी के 7.5 महीने के कार्यकाल में, उसको वो गिनाएंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर उंगली उठा करके बोलेंगे कि भाई ये एनार्किस्ट है वगैरह वगैरह वगैरह। आई थिंक ही इज अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर बिकॉज डज ही हैव नथिंग टू से अबाउट व्हाट द बीजेपी हैज डन। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रश्न है, पिछले 7.5 महीने की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या नहीं रहीं, उसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा नहीं सुना। कुछ भी बोल सकते थे, वो अपनी विदेश यात्राओं के बारे में बोल सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या वास्तविकता में प्राइस कंट्रोल करी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविकता में जॉब्स क्रिएट करी हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई थी पिछले 4.5 सालों में, क्या वो असल में ठीक हुई है? क्या ग्रोथ रेट ऊपर गया है? क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ऊपर गया है? क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आया है? अब दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर असल में कुछ नहीं हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे 1 मिनट के बाद, लेकिन पहले एक बार फिर सुन लें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बात करते हुए। लेट्स हियर हिम अगेन। दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी बना चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। You heard the Prime Minister. Now let's hear Mr. Yogendra Yadav of the Aam Aadmi Party. सुनते हैं योगेंद्र यादव जी को आम आदमी पार्टी के। Let's hear him. ऐसे किसी नेता का नाम सुना है जिसने कहा हो कि मैं अराजकता में विश्वास करता हूं? मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, मैंने उसका नाम सुना है। संयोग से वो गुजरात से थे, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार कहा कि सिद्धांत के रूप में वो अराजकता में विश्वास करते हैं। अराजकतावाद एक दार्शनिक विचारधारा है। प्रधानमंत्री को शायद समझ नहीं आ रहा होगा। और इस वक्त हमारे साथ हैं नागपुर से हमारे बड़े पुराने मित्र, किसान नेता, जो बिल्कुल नेता नहीं लगते हैं और बिल्कुल नेताओं वाला बर्ताव नहीं करते हैं, और वास्तविकता में जो समाज सेवा उन्होंने करी है किसानों के लिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हैरानगी हो रही है कि आज तक किशोर तिवारी जी को पद्म भूषण क्यों नहीं मिला। किशोर तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लाइन पर आए। आप ये बताएं कि जो भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है, आज अभी अभी जो सरकार ने 3 के 4 दिन पहले जिसका नोटिफिकेशन जारी किया,
उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव वास्तविकता में आपके मुताबिक क्या रहेगा? और आज तक जो 8 महीने की सरकार रही है नरेंद्र मोदी जी की, उसका वास्तविकता में प्रभाव क्या रहा है विदर्भ के किसानों के ऊपर? किशोर तिवारी जी बताएं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि विदर्भ में जब वो चाय पे चर्चा पे आए थे तो पूरे भारत से एक किसान नेता जी उनके कार्यक्रम में एक्सपर्ट बोल के गया था जी, और उनकी नीतियों के लिए भी मैं भी गया था। जब वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का जो है ना रायसीमा पे घर, वहां पर, और जी। उनके मैनिफेस्टो में भी बातें लिखी थी। जी तो कैसा मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी है जी और सरकार जो कर रही है जी इसमें कोई तालमेल दिखता नहीं है। जी देखो, पिछली सरकार यूपीए 2 की हमारी जो नाराजगी थी उसमें लैंड एक्विजिशन को भी लेके नाराजगी थी। जी तो उन्होंने जो बाद में उन्होंने कहा था कि हम मार्केट प्राइस में लेंगे और कंसेंट लेके ही लेंगे, कंसेंट लेके ही लेंगे। जी हाँ। अब इसमें कैसा हो गया, ये जो लैंड एक्विजिशन बिल है इसमें तो इंटीमेशन भी देंगे नहीं ऐसा लग रहा है जी और ये बुरी हो गया। जब अंग्रेज आए थे तो उनको अपनी हमारे जमीनों पे जो हथियाया था, तो इसी टाइप का एक बिल वो उस वक्त ले आए थे। जी मुझे बुरा लग रहा है कि बीजेपी या जो भी परिवार के लोग हैं ये सब जिस चीजों को विरोध करते थे जी वही एग्जैक्टली वही चीजें कर रहे हैं। यानी कौन कौन है इनके पीछे? जी मोदी जी के पीछे वो थिंक टैंक लोग कहाँ गए कि जो कहते थे? और मैं आपको बताऊं, ये मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा है, जी, जनताओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, मोदी जी के पीछे लोग अभी भी है। दुरुस्त बात, और बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल पे सही, उनका- बिल्कुल सही फरमाया। जी हाँ। लेकिन मोदी जी पिछले 8 महीने में जी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जी या मैं जिनका नेता हूँ और जहाँ जिनसे काम करता हूँ वो बर्बाद होने वाली एग्रेरियन कम्युनिटी के लिए जी एक भी निर्णय नहीं पाए। जी और जेटली जी तो उस लाइन पर भी नहीं जा रहे। अभी राजन जी कहते हैं आरबीआई के कि इनको जो लोन वेवर दिया था वो मिसमैनेज हो गया। जी देखो कैसा था कि किसान आत्महत्या कर रहे, इनके कारण इन्होंने चुनाव में बताए थे कि इनको बाजार में भाव नहीं मिलता, दूसरा इनको बैंक वाले पैसे नहीं देते, तीसरा ये गलत क्रॉप लेती। जी अब वो बोलते हैं ये आत्महत्या के कारण नहीं, अभी आत्महत्या के कारण ये है कि उन्हें पानी बिजली मिलता नहीं। यानी ये तो सरासर विश्वासघात है। लेकिन आपका जो मुद्दा है लैंड एक्विजिशन बिल, जी कांग्रेस तो कैसा कोमा में गई है, तो कांग्रेस अपोजिशन नहीं कर रही जी और कांग्रेस क्यों नहीं कर रही मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम एज ए एक्टिविस्ट हमने हमारी सख्त राय रखी है कि आप इस प्रकार का कोई भी लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते जो एक जुल्म हो, एक्चुअली जुल्म। और आप देखो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जितने प्रोजेक्ट क्लियर किए, जी मैं आपको बता दूं कि जो पिछले आजादी के बाद जो पेंडिंग थे ट्राइबल जी। एरिया में वो जी। भी इन्होंने क्लियर कर दिए। दैट्स राइट, दैट्स राइट। क्या कर क्या रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इतनी बड़ी गलतियां करके जा रहे हैं जी। जिसे हम सुधार में नहीं सके। सत्ता आएगी कहने जाएगी। का मतलब ये हुआ किशोर तिवारी जी, जो आपने अभी अभी उदाहरण दिया, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने आकर के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के तकरीबन हिंदुस्तान की जो सारी बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको हथिया लिया, क्या वही एक बार फिर दोबारा वही नीति आज की तारीख में भारत के जनतंत्र में, जनतंत्र के माध्यम से चुनी गई सरकार, हमारी सरकार, हमारे ही खिलाफ क्या वही तंत्र अपना रही है? किशोर तिवारी जी, ये सब चीजें हो रही है तभी मैं कह रहा हूँ, जी क्योंकि कैसे बकवास बात है ना, इसको कौन सपोर्ट करेगा? आप सरकार के हाथ में जो लैंड एक्विजिशन बिल था जो ब्रिटिशों ने लाया था उसे स्क्रैप करने की बात कही गई। जी स्क्रैप तो हुआ नहीं और उसके बाद सख्त कानून लेके आ रही। जी कहते सारा देश बीओटी पे दे देंगे, जैसे कि विदेशी कंपनियां कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जी। जो कहीं से लगाएंगी और इनकी विकास करके देंगी। दैट्स राइट। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई फ्रांस में चैरिटेबल ट्रस्ट बैठा है, चाइना में चैरिटेबल ट्रस्ट बैठा है और जापान में बैठा है जो अपनी पूरी वहां की संपत्ति लगा के इनका विकास करेंगी और ये लोग सारे मिलके खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये पीपीटी प्रिंसिपल के ऊपर जाना और सारा विकास बीओटी पे करवाना, ये सब चीजें इस विकास का फंडा है। कहाँ से आ रहा है ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन
अगर हम उनकी इकोनॉमी देखें तो वो भी बर्बाद होने वाले हैं, जिन्होंने ये WTO और वर्ल्ड बैंक जो चलाते थे। That's right. और मुझे बताओ ये कौन लोग है? राजन को एग्रीरियन इकोनॉमी या रूरल इकोनॉमी क्या समझता है? दुरुस्त बात। और मैं तो यहाँ तक अब मेरा कंक्लूजन पे आया हूँ कि जेटली जी को इकोनॉमिक्स नहीं समझता और इकोनॉमिक्स कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि अगर आप UPA 2 की बजट को ही आगे खींच के ले और UPA 3 के अंदर बजट देने की बात करते कि वी विल स्पीड अप द रिफॉर्म्स। कांग्रेस किशोर तिवारी जी, एक मिनट। प्रदीप जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप नामियार जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं किशोर तिवारी जी से। जैसा उन्होंने कहा कि जहां तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, आज की तारीख में हमारे वित्त मंत्री जो हैं, जो फाइनेंस बिल था UPA 2 का, उसी को आगे लेकर के गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो UPA 2 ही ठीक थी। प्रदीप जी बताएं। एग्जैक्टली और सर ये पूछना चाहता था कि जो किसान की हालत है, जैसे बजाज साहब कह रहे थे, और पी साईनाथ ने जिस प्रकार से कहा कि विदर्भ इज द वर्स्ट प्लेस फॉर फार्मर्स, नो इरिगेशन इज नो कॉस्ट ऑफ सीज बिकॉज इरेशनल रेन्स, इस चीज को कम्बैट करने के लिए आपके हिसाब से बीजेपी क्या करना चाहिए? बीजेपी को देखो कैसा है, अगर आपको क्राइसिस से छुटकारा पाके उसको लंबे समय के लिए ढकल देना है तो लोग इरिगेशन का सवाल करते हैं। हम लोग संपन्न थे जब हम 40 इंच की खेती करते थे। हम लोग संपन्न थे जब हमारे यहाँ इरिगेशन नहीं था, पावर नहीं था। पावर इरिगेशन नहीं था तब हम संपन्न थे। हमारी संपन्नता खत्म हुई जब हमारे कपास की इकोनॉमी ओपन हुई, तब हमारे कपासों की दुनिया के सामने कीमतें गिरी। इनपुट कॉस्ट ट्रिपल द कल्टीवेशन कॉस्ट हुआ और सूदखोरों के हाथ में सरकार ने हमें ले जाके दिया। बैंकों ने हमसे कर्जा देना बंद किया और गलत क्रॉप पैटर्न, गलत टेक्नोलॉजी हमें थोपी गई। ये जो 3 चीजें है, क्रेडिट कॉस्ट और क्रॉप, इसको अगर एड्रेस नहीं करना है तो एग्रीरियन इकोनॉमिक्स को एड्रेस नहीं कर सकते। और सरकार ये छुट्टाई है इसके लिए, ये तीनों चीजों पे काम नहीं कर रही और जितनी बकवास बनियागिरी की चीजें है वो सब कर रही है। अरे 5% लोगों के लिए अगर सरकार चलानी है तो यही हालत हो गई। मैं कहता हूँ विदर्भा जो अभी किसान आत्महत्या के लिए कैपिटल बना है, और तो ये अभी पूरा मराठवाड़ा स्प्रेड हो गया है, आंध्रा पूरा कवर हो गया है और अभी छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड भी इस साल कवर होगा। हमारी हालत जो थी वो सब जगह बदहाली होने वाली है। सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार जाग जाए और ये सब बकवास चीजें बंद करे, ऐसी मैं प्रार्थना करने लगा हूँ। क्योंकि हम तो बहुत नाराज हो गए थे ना कांग्रेस से, तो जब इनके पीछे आए, लेकिन ये लोग तो एकदम जहां से कांग्रेस छोड़ के गई थी वहीं से बर्बादी चालू। और यहाँ पर एक और चीज कहनी पड़ेगी, जैसा किशोर तिवारी जी न जाने कितनी बार बोल चुके हैं, प्रदीप जी, कि किशोर तिवारी जी ने एक बार नहीं न जाने कितनी मर्तबा बोला है कि पूरा विदर्भ का किसान मोदी जी के पीछे खड़ा हो गया था। मोदी जी आज जीत करके आए हैं, उसमें किसानों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन पिछले 7.5 महीने में किशोर तिवारी जी, जो प्रदीप जी ने अभी अभी आपसे पूछा, क्या आपने कहीं पर भी देखा कि मोदी जी ने या मोदी सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जो वास्तविकता में रिलीफ का माध्यम हो किसानों के लिए? कोई ऐसा कदम उठाया गया है क्या किशोर जी? नहीं, देखो, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो फार्मूला स्वामीनाथन जी ने दिया था जी, वो इन्होंने कहा था कि मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो इनकी सरकार आई तो उन्होंने पिछली सरकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ही कंटिन्यू किया। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पाखंड बता के गए। अगर ये रिलीफ था तो हमें वो कपास के दाम हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आते। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम क्रेडिट रिस्टोर करेंगे, इन्होंने क्रेडिट रिस्टोरेशन में कुछ भी किया नहीं। दूसरा, जो सस्टेनेबल क्रॉप है हमारे, पुअर है, तेलहन के है, उसके प्रमोशन के लिए कुछ करेंगे, इन्होंने किया नहीं। और ये जो बात कर रहे हैं इरिगेशन का भी, 5 पैसा भी दिया नहीं इन्होंने। मैं बता रहा हूँ, ये देखो कैसा है कि आप कुछ करोगे नहीं और अच्छे दिन के ख्वाब दिखाओगे और कितनी बातें करोगे। मुझे लगता नहीं कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। लेकिन अब क्या बताए, लोगों को पर्याय ही नहीं है, इसलिए ये लोग कितना जुल्म करेंगे मालूम नहीं। लेकिन हमने इन्हें बहुत ज्यादा वोट देके सर पर बिठाया, उसका बदला ले रहे। कहने को बताता हूँ, कल इन्होंने एक राहत घोषित की, बताता हूँ। विदर्भ के अंदर 30 लाख किसानों को इन्होंने राहत दी है, 400 करोड़। यानी क्या किया, हमारा घाटा है 40,000 करोड़ और ये दे रहे 400 रुपए। ऐसा थोड़ी होता। That's a joke. That's a cruel joke. That is a cruel joke on the farmers of Vidarbha. I mean, that is a really cruel joke. Kishore Tiwari ji, we'll talk some more about this when we talk to you again on Monday. But for the moment, thank you so much for speaking to us. Thank you. Kishore Tiwari ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए. Thank you. But this is a huge crisis.
वी आर फेसिंग अ ह्यूज क्राइसिस एंड वी डोंट नो इट। आज की तारीख में बीटी कॉटन आप उगा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन आप उगा रहे हैं, और वहां पर क्या हुआ है कि द क्रॉप हैज लॉस्ट इट्स एफिकेसी, द सॉइल हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। जो क्रॉप की कॉस्ट अभी बता रहे थे किशोर तिवारी जी, वो तक किसान मीट नहीं कर पा रहा है। यानी सूदखोरों के पास उसका एक एक चीज गिरवी है, उसकी लाइफ तक गिरवी है। बंधुआ मजदूरी हिंदुस्तान से बैन हो चुकी है, लेकिन हर किसान आज की तारीख में बंधुआ मजदूर बन चुका है। प्रदीप सर, इन स्पाइट ऑफ द वेरी फैक्ट सेंटर में बीजेपी वादे किए थे, और आज के महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट में विदर्भ से जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन है। आप फाइनेंस देखो, सीएम देखो, बहुत सारे लोग विदर्भ के स्ट्रॉन्ग लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है। और इसके बावजूद अगर बेसिक फैसिलिटीज जो किसान मांग रहे हैं, कैश क्रेडिट एट लोअर मनी लेंडर्स को कंट्रोल करना, अलग अलग जो क्रॉप्स को बेनिफिट करने के लिए जो डिमांड्स है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब नहीं दे पा रहे हैं। दैट मीन्स दिस गवर्नमेंट ये क्या समझ में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज एब्सोल्युटली बस प्रोस्टिट्यूशन है। बिकॉज जैसे आज आप पहले जो फर्स्ट हाफ में केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया विदाउट हैविंग अ मेजॉरिटी, एंड हियर वी हैव अ गवर्नमेंट दैट हैज अ मेजॉरिटी, एंड जो गरीब से गरीब तरफ के लोग हैं उनके No, but here I would like to ask you another thing. I really would like to ask you another thing, and this is something which is very strange what is happening now. I'm not so far off. I think there's something wrong with the PCR. They've shown as though, you know, I'm sitting really down. Is there something wrong? I think there's something wrong. But in any event, let me ask the question. सवाल ये है, क्या वास्तविकता में अरुण जेटली जी, आदरणीय अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, क्या असल में वित्त मंत्रालय को संभाल सक रहे हैं? मतलब does he understand finance? Sir, one is understanding finance and one is trying to be for the grassroots, और grassroots के समस्याओं को समझने वाली बात है। तो इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। अरुण जेटली के जिस प्रकार से आज तक रवैया है, चाहे वो स्कैम्स के हो, जो फाइनेंस के हो, अलग अलग चीजों पे, he has been very urban centric and pro rich, और इस प्रकार के बिजनेस चाहिए, वातावरण not pro business. Let's be very clear. There's a big difference. There's a huge difference between pro business and pro big business. This government is only big business at the moment. That's what is happening. Money has to come, but it has to flow down. तो गरीब से गरीब लोग तक पहुंचना चाहिए। जब तक ये नहीं पहुंचेगा, महात्मा गांधी से तुषार जी कह रहे थे कि महात्मा गांधी के इतने बड़े स्टैचू, उस चीज का इन्हें सामने जाके बात, बट उनके आइडियोलॉजीज, उनके जो फॉर व्हाट ही स्टूड फॉर, और जो गरीब से गरीब लोगों के प्रति उनके वेदना, ये सब सिर्फ दिखाने वाली बात है। आज कुछ मोदी जी की तरफ से, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिखता है, मगर पीपल लाइक अरुण जेटली हु आर कंट्रोलिंग फाइनेंस, वो इट इज नॉट कनेक्ट ही नहीं है। अरुण जेटली नहीं, गरीब से कोई कनेक्ट, सिर्फ अरुण जी नहीं, मैं अरुण जेटली जी की बात कर रहा हूं, मैं रविशंकर प्रसाद जी की बात कर रहा हूं, मैं नितिन गडकरी जी की बात कर रहा हूं। नितिन गडकरी जी तो हमारे मित्र हैं। नितिन गडकरी जी खुद विदर्भ से हैं, और यहीं पर इसी शो में बैठ करके न जाने कितनी मर्तबा उन्होंने यही बात कही है जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं आज। और आज जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री बन गए हैं, तो वो अपने विदर्भ को कैसे भूल गए? मेरी ये समझ के बाहर है। आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस, हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कहां से हैं? विदर्भ से हैं। वो भी क्या अपने विदर्भ को भूल गए? आज 3 जो आपके बड़े मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो तीनों के तीनों विदर्भ से हैं। आप अपने ही क्षेत्र को किस प्रकार भुला सकते हैं? मतलब इससे ज्यादा और कोई घिनौनी बात हो नहीं सकती। और दूसरी चीज, बार बार गांधी जी का नाम लिए जा रहे हैं। जैसे आपने प्रदीप जी अभी भी कहा, बार बार हर कोई गांधी जी का नाम लिया जा रहा है कि गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने वो कहा, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन गांधी जी ने जो सबसे अहम बात करी, जो प्रदीप जी बड़े शौक से वो रिपीट करते हैं, और मैं भी कभी कभी कर लेता हूं, कि जब तक के गरीब से गरीब इंसान के शक्ल के ऊपर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक हम सफल नहीं हुए हैं। याद रखें, जो सबसे गरीब है, जो सबसे निर्धन है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जब तक कि उसकी शक्ल पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक आप सफल नहीं हुए हैं। और चलते चलते एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, चलते चलते एक बार फिर देखें योगेंद्र यादव जी ने क्या कहा जब नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को एनार्किस्ट कहा, अराजकता फैलाने वाला कहा, और यह कहा कि यह आंदोलनकारी है, इसको सिर्फ आंदोलन करना आता है। एक बार फिर देख लेते हैं। Let's take a look at it again. ऐसे किसी नेता का नाम सुना है जिसने कहा हो कि मैं अराजकता में विश्वास करता हूं? मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, मैंने उसका नाम सुना है।
संयोग से वो गुजरात से थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार कहा कि सिद्धांत के रूप में वो अराजकता में विश्वास करते हैं। अराजकतावाद एक दार्शनिक। Right? That's all we've got for you in tonight's Inside Story with me, RKB, and of course Pradeep Nambia, and of course on Lemon News. Remember, on Lemon News, you get to hear the truth. यहाँ पर आपको सच ही सुनाई देगा, भले जितना भी कड़वा हो, भले जितना भी कड़वा हो, लेकिन यहां पर सच का बोलबाला रहेगा। और इस सच्चाई के पीछे अंदर की कहानी क्या है वो आपको देखने को मिलेगा इनसाइड स्टोरी पर। प्लीज डू सेंड योर ईमेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com and of course you can send us your SMSs on 56767. That is, type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. As far as we are concerned, we'll of course be back with you at the same time on the same channel. Till then, keep watching Lemon News. From Pradeep and me, bye-bye. જેના કાંકરે કાંકરે અનંત સિદ્ધ થયા છે, જેના ગુણ શ્રી સિમંદર સ્વામી પણ ગાય છે, એવા ત્રણેય લોકમાં પૂજનીય શાશ્વત શ્રી શેત્રુંજય તીર્થાધિરાજ પર સોનેરી ઘડીનું આગમન થઈ રહ્યું છે. અતિ પાવન શ્રી શેત્રુંજય ગિરિરાજ પર અણમોલ એવા 18 અભિષેકના ભવ્ય અવસરે શ્રી ગિરિરાજજી અને અન્ય 26,000 પ્રભુજી પ્રતિમાઓનો પાવન અભિષેક કરવાનો લાવો લઈને જીવનને ધન્ય બનાવીએ. પુણ્યનો ઉદય થયો હોય તેમને ભાગ્ય જેનો યોગ મળી શકે એવી સુંદર તક ઝડપી લઈને આ 18 અભિષેક મહોત્સવમાં સહભાગી થવા આપ સર્વે સાધર્મિકોને શ્રી અશોકસુરી દાદા ભક્ત પરિવારનું હાર્દિક નિમંત્રણ છે. ગુરુવાર તારીખ 12મી માર્ચ 2015 દાદાના દરબારમાં શ્રી આદિનાથજીની પંચકલ્યાણક પૂજા. શુક્રવાર તારીખ 13મી માર્ચ 2015 જલયાત્રાનો વરઘોડો તથા શેત્રુંજય ઉદ્ધારની યશોગાથા. શનિવાર તારીખ 14મી માર્ચ 2015 સમસ્ત ગિરિરાજ 18 અભિષેક